नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज का हमारा विषय समोत्पाद वक्र आइसोक्वांट कर्व है। आइसोक्वांट कर्व क्या होता है, इसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या व्याख्या है, इनका ढलान किस प्रकार से होता है और चित्र विशेषताएं सब पूरे समोत्पाद वक्र का अध्ययन करेंगे। समोत्पाद वक्र या सम इसकी प्रस्तावना क्या है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। एक समलागत रेखा के बारे में शुरुआत करते हैं। समलागत रेखा से, समलागत रेखा वह रेखा होती है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों, विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जिनकी कुल लागत समान होती है। मतलब सम लागत से नाम से पता लग रहा है कि समान लागत को दर्शाने वाली रेखा, मतलब जो भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उस पर जो लागत। अब है समोत्पाद वक्र क्या है, व्हाट इज एन आइसोक्वांट कर्व। उत्पादन फलन तथा उत्पादन के नियम अध्याय में हमने एक फर्म के संबंध में अध्ययन किया कि वे एक परिवर्तनशील साधन का अधिक प्रयोग करके अथवा सभी साधनों का अधिक प्रयोग करके अपने उत्पादन में वृद्धि करते हैं। मतलब जब हम उत्पादन की वृद्धि की बात करते हैं तो परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ क्या है कि हम उस फर्म के संबंध में अध्ययन करेंगे जो अपने उत्पादन का विस्तार उन दो परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करके करती है। मतलब x और y दोनों साधनों में परिवर्तन कर सकता है एक उत्पादक। तो एक दूसरे के प्रतिस्थापन है, या श्रम और पूंजी कह सकते हैं जैसे हम। तो इस उद्देश्य के लिए एक उत्पादन फलन के साथ दो परिवर्तनशील साधनों को जोड़ा जाता है। मान लीजिए साधन श्रम है और पूंजी है, यानी उत्पादन जो हो रहा है वो पूंजी और श्रम के सहयोग से हो रहा है। इन दोनों का पूंजी और श्रम का प्रयोग करके हम उत्पादन करते हैं। तो परिवर्तनशील साधन आपस में प्रतिस्थापनीय होते हैं और प्रत्येक साधन के संदर्भ में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। घटते प्रतिफल का नियम से तात्पर्य होगा जैसे जैसे उसका अतिरिक्त इकाई प्रयोग करेंगे उससे जो उत्पादन होना है वो कम होता चला जाता है। और जो साधन है वो प्रतिस्थापन योग्य नहीं, श्रम की जगह पूंजी का प्रयोग कर सकते हैं और पूंजी की जगह श्रम का प्रयोग कर सकते हैं। इस फलनात्मक संबंध में y एक निर्भर तत्व है। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। उत्पादन जो हो रहा है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। किस पे हो गया डिपेंडेंट? पूंजी पे और श्रम पे। पूंजी और श्रम हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, और ये हो गया y परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए यदि हम तीनों तत्व श्रम, पूंजी तथा उत्पादन के बीच संबंध को चित्रित करना चाहते हैं तब ऐसा चित्रण दृष्टि से केवल त्रि-आयात्मक, 3 डायमेंशनल चित्र द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है, जो कि बहुत जटिल होता है, कठिन होता है। इस संबंध को चित्रित करने के लिए तुलनात्मक रूप से आसान रास्ता यह है कि उत्पादन y को स्थिर मान लेना। तब यह फलनात्मक संबंध हमें बताता है कि उत्पादन का एक समान स्थिर, इस प्रकार दो परिवर्तनशील साधन श्रम और पूंजी जो होते हैं वो स्थिर मान लेते हैं। तब जो अपरिवर्तनशील साधन होते हैं श्रम और पूंजी, उनके विभिन्न संयोगों की सहायता से पैदा किया जा सकता है। इस प्रकार इस फलनात्मक संबंध में रेखागणितीय प्रस्तुतिकरण यानी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को समोत्पाद वक्र कहा जाता है। समोत्पाद वक्र एक तकनीकी संबंध है जो प्रकट करता है कि साधनों को उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। यह एक कुशलता संबंध भी है जो साधनों को दी हुई मात्रा के प्रयोग के फलस्वरूप उत्पादन की अधिकतम मात्रा को प्रकट करता है। यदि साधनों की मात्राएं एवं कीमतें दी हुई है तब लागतों को न्यूनतमकरण, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट अथवा साधनों का इष्टतम संयोग को प्रकट करता है। आइसोक्वांट या आइसो प्रोडक्ट कर्व जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना था। आइसो यानी इक्वल,
यानी समान क्वांट मतलब क्वांटिटी या मात्रा, या प्रोडक्ट मतलब आउटपुट उत्पादन। इसका अर्थ है कि समान मात्रा अथवा समान उत्पादन वस्तु के उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। इन साधनों का एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 100 घड़ियों का उत्पादन पूंजी की 90 इकाइयों तथा श्रम की 10 इकाइयों की सहायता से किया जा सकता है। अर्थात घड़ियों की इस संख्या अर्थात 100 घड़ियों का उत्पादन पूंजी तथा श्रम के दूसरे संयोग जैसे पूंजी की 60 इकाइयां तथा श्रम की 20 इकाइयां अथवा पूंजी की 40 इकाइयां तथा श्रम की 30 इकाइयों से भी किया जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि समुत्पाद वक्र वह वक्र हो गया जो उत्पादन के साधनों के विभिन्न संभव संयोगों को प्रकट करता है, जिनसे हम समान मात्रा का उत्पादन करता है। यानी हम उसके विभिन्न संयोग ले सकते हैं पूंजी और श्रम की, और वो सभी विभिन्न संयोग समान उत्पादन की मात्रा को दर्शाएगा। उत्पादन तटस्थता वक्र भी कहा जाता है इसको। इसकी डेफिनेशन देखिए, प्रोफेसर फर्गूसन के अनुसार समुत्पाद वक्र वह वक्र है जो साधनों के उन सभी संभावित संयोगों को प्रकट करता है जो उत्पादन की एक निश्चित स्तर की उत्पादित करने के लिए भौतिक रूप से समर्थ होते हैं। अब क्या इसकी मान्यताएं क्या होती है समुत्पाद वक्र की, आइसोक्वांट कर्व की क्या क्या अजम्पशन होते हैं। पहला अजम्पशन है उत्पादन के दो साधन, यानी हम केवल दो साधनों को ही दर्शा सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि यदि हम तीन चीजों को दिखाते हैं तो हमें 3 डायमेंशनल डायग्राम की आवश्यकता होगी। तो 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। दूसरा है स्थिर तकनीकी, कांस्टेंट टेक्निक रहती है, टेक्निक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि टेक्निक में परिवर्तन होगा तो दिए हुए साधन से अधिक भी उत्पादन भी किया जा सकता है। विभाज्य साधन, डिविजिबल फैक्टर, ये मान लिया गया है कि उत्पादन साधन विभाज्य है, मतलब उत्पादन के साधन को हम टुकड़ों में बांट सकते हैं। हमें जितना उत्पादन की आवश्यकता होती है उसी हिसाब से हम साधन की आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। तो ये ही मान्यता है। तकनीकी प्रतिस्थापन की संभावना, तकनीकी प्रतिस्थापन की संभावना से तात्पर्य हो गया पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये मान लेते हैं अनिवार्य है कि दो साधनों के बीच प्रतिस्थापन तकनीकी रूप से संभव है। अर्थात उत्पादन फलन स्थिर अनुपातों के प्रकार फिक्स्ड प्रोपोर्शन टाइप का नहीं बल्कि परिवर्तनशील अनुपातों के प्रकार वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप है। यानी फिक्स्ड नहीं है, ये प्रोपोर्शन जो होगा वो परिवर्तन, जो प्रोपोर्शन है वो बदलता रहता है। कुशल संयोग, एफिशिएंट कॉम्बिनेशन, ये भी मान लिया गया है कि दी हुई तकनीक के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का अधिकतम कुशलता से प्रयोग किया गया है। समुत्पाद वक्र विश्लेषण की दो आधारभूत धारणाएं होती है। पहली है उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले दोनों परिवर्तनशील साधन एक दूसरे के स्थानापन्न है। स्थानापन्न मतलब एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का प्रयोग कर सकते हैं। आप पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रयोग कर सकते हैं और श्रम के स्थान पर पूंजी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, उत्पादन पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। घटते प्रतिफल से तात्पर्य जिससे हम उत्पादन के साधन की अतिरिक्त इकाइयां लगाते चले जाएंगे, उनसे जो उत्पादन हो रहा है वो कम होता चला जाता है। तो घटते प्रतिफल के नियम होते हैं, यानी जिस अनुपात में साधन लगाते हैं उससे कम अनुपात में हमें उत्पादन प्राप्त होता है धीरे धीरे समय बीतने पर। इस टेबल के माध्यम से हम समझते हैं समुत्पाद वक्र के बारे में। जैसे कि हमने बताया विभिन्न संयोग होते हैं और उन संयोगों पे दोनों साधनों के संयोग से समान उत्पादन प्राप्त होता है। जैसे कि 100 घड़ियां बना रहे हैं और पहला कॉम्बिनेशन जो आया है वो 90, तो हमने 90 इकाई पूंजी का प्रयोग किया है और 10 इकाई श्रम का प्रयोग किया है। फिर हमने 100 इकाइयों का उत्पादन कर दिया। पर जैसे जो हमने पूंजी की इकाई घटाई, जैसे 60 इकाइयां ले ली पूंजी की और 10 इकाई हमने इसकी बढ़ा दी, तो ये 20 इकाई हो गई। तो इस प्रकार से ये भी 60 घड़ियों का उत्पादन कर रहे हैं। फिर 40 इकाई पूंजी की और 30 इकाई श्रम की। तो आप देखिए हम पूंजी की इकाइयों को घटाते जा रहे हैं और श्रम की इकाइयों को बढ़ाते जा रहे हैं, यानी पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रयोग करेंगे और उत्पादन हमारा समान उत्पादन हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसे आइसोक्वांट कर्व भी कहते हैं, क्योंकि समान उत्पादन को दर्शाने वाली रेखा है जिसमें हम उत्पादन के साधनों के विभिन्न संयोगों को बता रहा है। अर्थात समुत्पाद वक्र उत्पादन के साधनों
जिसे श्रम तथा पूंजी के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिनसे समान मात्रा में उत्पादन होता है। इसके डायग्राम के माध्यम से समझिए। आइसो क्वांट कर्व को, ये IQ हमारा कर्व है जो हमें बता रहा है 100 इकाइयों का, यानी 100 घड़ियों को बता रहा है। और जो विभिन्न कॉम्बिनेशन है, जैसे कि A पॉइंट हमें बताता है कि हमने 90 इकाइयां पूंजी के प्रयोग की और 10 इकाइयां हमने श्रम की प्रयोग करी है। X को हमने श्रम माना, Y को हमने पूंजी माना है। और इस प्रकार से पहले कॉम्बिनेशन पे ये पॉइंट आया A, फिर दूसरा पॉइंट हमारा B हो गया, तीसरा पॉइंट C हो गया और चौथा पॉइंट हमारा D हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिसमें हम पूंजी और श्रम के साधनों की इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं और इनसे उत्पादन प्राप्त हो रहा है और ये उत्पादन जो समान है। तो ये आइसो क्वांट कर्व जो हो गया वो 100 इकाइयों को दर्शा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है समोत्पाद वक्र का ढलान और तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है उसको हम एक नजर में समझे। यह वह दर होती है जिस पर उत्पादन के एक स्थिर स्तर के लिए एक साधन का दूसरे साधन के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है, अर्थात हम एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का प्रयोग करते हैं। समोत्पाद वक्र का ढलान एक साधन की दूसरे के लिए प्रतिस्थापन की दर है। ये बतलाता है कि उत्पादन को स्थिर रखते हुए, उत्पादन तो हमारा 100 इकाइयों का था, वो तो स्थिर रहता है, एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। समोत्पाद वक्र के ढलान द्वारा हमें एक साधन श्रम का दूसरे साधन पूंजी के लिए प्रतिस्थापन की तकनीकी संभावना के बारे में सूचना प्राप्त होती है। इस कारण समोत्पाद वक्र के ढलान को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो साधन Y के लिए साधन X की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिसमें उत्पादन के स्तर को स्थिर रखते हुए Y का X के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। यानी Y का हम X के लिए प्रतिस्थापन कर रहे हैं, यानी X वस्तु की इकाइयों का प्रयोग बढ़ाते जा रहे हैं और Y वस्तु जो साधन है, Y साधन है, उसका प्रयोग कम करते चले जा रहे हैं। लिप्सी के अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिस पर एक साधन का दूसरे साधन के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है जबकि उत्पादन स्थिर रहता है। जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा कि हम पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रयोग करते चले जा रहे हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त होते थे, और परंतु हमारा उत्पादन जो था वो समान रहता था। इक्वेशन के रूप में देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, यानी पूंजी में परिवर्तन बटा श्रम में परिवर्तन। तो अन्य शब्दों में डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, यानी थोड़ा अधिक श्रम लगाने से उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह थोड़ी कम पूंजी लगाने से उत्पादन में होने वाली हानि के बराबर होगी। पूंजी की संख्या में होने वाली वृद्धि डेल्टा एल के फलस्वरूप उत्पादन में डेल्टा टीपी के बराबर वृद्धि होती है। इसी प्रकार पूंजी की मात्रा डेल्टा के में होने वाले कमी के कारण उत्पादन में डेल्टा टीपी की कमी होगी। तो डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा के, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। जैसे कि डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा के क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी इसका अर्थ हो गया जो हमारी सीमांत उत्पादन हो रहा है के द्वारा, और ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो डेल्टा टीपी इज इक्वल टू एम पी के इंटू डेल्टा के, उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो बताएगा। और डेल्टा टीपी इज इक्वल टू एम पी एल इंटू डेल्टा एल, तो एम पी के इंटू डेल्टा के हो जाएगा और एम पी एल इंटू डेल्टा एल। इस प्रकार डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू एम पी एल अपॉन एम पी के। तो ये हमारा हो गया तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर। समोत्पाद मानचित्र, समोत्पाद मानचित्र का अर्थ हो गया कि एक ही कर्व में, जैसे कि हमने ये बता दिया, समोत्पाद मानचित्र एक ही वक्र, एक ही डायग्राम में हमने अलग अलग समोत्पाद वक्र को दिखाया। नीचे समोत्पाद वक्र कम उत्पादन को बता रहा है, ऊपर वाला समोत्पाद वक्र अधिक उत्पादन को बता रहा है, उससे ऊपर वाला IQ3 वाला 300। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ता चला जाएगा उत्पादन भी बढ़ते हुए उत्पादन को बढ़ाता चला जाएगा। यानी एक समोत्पाद वक्र के ऊपर दाईं ओर वाली वक्र उत्पाद के ऊंचे स्तर को प्रकट करती है। तो जैसे ये एक से ज्यादा जब हम समोत्पाद वक्र दिखाते हैं तो वो समोत्पाद मानचित्र
कहलाता है।